नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज अपन एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है किस संदर्भ में विज्ञापन की क्या भूमिका है विपणन में। विपणन का जो कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या रोल है विज्ञापन का, उस परिप्रेक्ष्य में आज की अपनी क्लास रहने वाली है। विज्ञापन के संदर्भ में आज अपन इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि पेपर में, एग्जाम में अपने लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में मैं आपके साथ बात करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। निम्न में से कौन सा संवर्धन का साधन नहीं है? निम्न में से ऐसा कौन सा साधन है जो कि प्रमोशन के लिए काम में नहीं लिया जाता, किसी चीज को प्रमोट करने के लिए काम में नहीं लिया जाता? ऑप्शन नंबर 1 विज्ञापन, ऑप्शन नंबर 2 विक्रय संवर्धन, ऑप्शन नंबर 3 उपभोक्ता व्यवहार, ऑप्शन नंबर 4 प्रचार। ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो संवर्धन के लिए काम में नहीं लिया जाता? मैं आपको बता देता हूं, संवर्धन के 4 साधन, 4 साधन है किसके? प्रमोशन के। प्रमोशन के 4 साधन हैं, और वो 4 साधन कौन से हैं, उनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उपभोक्ता व्यवहार प्रमोशन का साधन नहीं है साथियों, ध्यान रखिएगा। बाकी के 3 हैं, विज्ञापन है, विक्रय संवर्धन है, प्रचार है। कौन सा नहीं है? तो उपभोक्ता व्यवहार नहीं है। तो एक ऐसा कौन सा साधन है जो चौथा इसमें बच गया? तो वो है व्यक्ति के जो विक्रय है, वो इसमें अपन ने शामिल नहीं किया। यानी संवर्धन के 4 साधन है विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, प्रचार, और नंबर 4 क्या है? व्यक्तिगत या व्यक्तिक विक्रय, नाम इसको मैं दे सकता हूं। क्या नाम दूंगा अभी मैं इसको? व्यक्तिक विक्रय। क्लियर? तो आपको ध्यान में रखने हैं, प्रमोशन के ये 4 साधन हैं, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, प्रचार और व्यक्तिगत विक्रय। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर मैं बढ़ रहा हूं। विज्ञापन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? विज्ञापन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? ऑप्शन नंबर 1 एडवर्टो, ऑप्शन नंबर बी एडवेरो, ऑप्शन नंबर सी एड, या ऑप्शन नंबर डी सभी। देखिएगा, विज्ञापन जो है वो मूलतः अंग्रेजी भाषा के, इसका उच्चारण अपन क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। उस एडवर्टाइजमेंट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। प्रश्न ये पूछा गया है कि वो शब्द कौन सा है, तो ध्यान रखना वो शब्द है एडवर्टो। एडवर्टो शब्द है, और इस एडवर्टो शब्द का मूल अर्थ क्या है? पूर्ण बदल देना या वस्तु या सेवा की ओर मोड़ना। इस शब्द का अर्थ क्या है? पूर्ण बदल देना या वस्तु ओब्लिक सेवा की ओर मोड़ देना। तो ध्यान रखिएगा, एडवर्टाइजमेंट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? एडवर्टो शब्द से हुई है, एडवर्टो शब्द से मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 3, विज्ञापन की विशेषताएं हैं, विज्ञापन की विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 3 जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा कि निम्न में से विज्ञापन की विशेषता है। प्रश्न ये पूछा गया है, कौन सी विज्ञापन की विशेषता है? ऑप्शन नंबर 1 क्या विज्ञापन निःशुल्क है? ऑप्शन नंबर बी विज्ञापन व्यक्तिगत संदेश है? विज्ञापन अव्यक्तिगत संदेश है? ऑप्शन डी सभी। ऐसे प्रश्न को देखने पर हम डायरेक्ट चले जाते हैं ऑप्शन नंबर डी पर, लेकिन प्रश्न को दोबारा पढ़िएगा। विज्ञापन क्या है? एक सार्वजनिक संदेश होता है
जो आप अपनी वस्तु या आपकी जो सेवा है उसके संदर्भ में पब्लिक को जानकारी देते हो अव्यक्तिगत रूप में। पर्टिकुलर अगर आप किसी व्यक्ति को बता करके उसके बारे में सूचना दे रहे हो तो उसे साथियों अपन विज्ञापन की संज्ञा नहीं देंगे। प्रश्न को गौर से पढ़िएगा। प्रश्न आपको यह पूछा गया है कि कौन सी विज्ञापन की विशेषता है, कौन सी एडवर्टाइजमेंट की विशेषता है। तो ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। विज्ञापन की विशेषता में मात्र ऑप्शन नंबर सी शामिल होगा, विज्ञापन अव्यक्तिगत संदेश है, इम्पर्सनल मैसेज है, न कि व्यक्तिगत संदेश है। बी गलत है, निःशुल्क नहीं होता विज्ञापन के लिए। बकायदा विज्ञापक के द्वारा क्या चुकाया जाता है, शुल्क चुकाया जाता है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 4, विज्ञापन के संदर्भ में गलत कथन का चुनाव करें। विज्ञापन के संदर्भ में गलत कथन का चुनाव करें। प्रश्न अपन से यह पूछा गया है, हमें रोंग एक स्टेटमेंट का चयन करना है, गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन नंबर एक हमें नजर आ रहा है कि विज्ञापन सदैव सशुल्क होता है। विज्ञापन के लिए बताइएगा शुल्क चुकाना पड़ता है कि नहीं चुकाना पड़ता? बिल्कुल चुकाना पड़ता है। विज्ञापक, जो व्यक्ति विज्ञापन करवाता है उसके द्वारा जो माध्यम है, जो एजेंसी है, उसको एक निश्चित शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए यह सशुल्क होना आवश्यक है, ये तो कथन सही है। विज्ञापन लिखित, मौखिक या सांकेतिक हो सकता है, ये बात भी सही है। विज्ञापन किसी भी माध्यम से किया जा सकता है। एक व्यक्ति संकेत दे रहा है, विचित्र वेशभूषा दे करके, पहन करके आपको संकेत दे रहा है किसी वस्तु को क्रय करने का, वो भी विज्ञापन है। एक तरीके का साइनिंग बोर्ड लगा हुआ है जो ये कह रहा है कि वो इस वस्तु का मोल है वो इधर है, तो वो भी क्या है, विज्ञापन है। तो विज्ञापन किसी भी प्रकार का हो सकता है। विज्ञापन लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, सांकेतिक हो सकता है, ये कथन भी सही है। विज्ञापन सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण होता है। बिल्कुल साथियों, विज्ञापन मैंने आपको बताया एक व्यक्ति के लिए नहीं होता बल्कि सभी लोगों के लिए होता है, सामूहिक रूप से होता है, इसलिए तो वो विज्ञापन कहलाता है। नेक्स्ट है, निश्चित विज्ञापक की आवश्यकता नहीं है। विज्ञापन होने के लिए निश्चित विज्ञापक की आवश्यकता नहीं है, चौथा ऑप्शन ये है। तो एक बार गैस कीजिएगा कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना प्यारे साथियों, विज्ञापन के लिए एक निश्चित विज्ञापक का होना अति आवश्यक है। तो गलत कथन चयन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। बाकी तीनों कथन बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन डी इसका रॉन्ग आंसर है, मतलब इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही उत्तर है, लेकिन कथन क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक विज्ञापन के लिए उसका विज्ञापक जो एडवर्टाइजमेंट करवाता है उस व्यक्ति का होना क्या है, जरूरी है। वो एक निश्चित व्यक्ति होता है, एक निश्चित संस्था होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाए। प्रश्न संख्या 5, अब कुछ एक परिभाषाओं की मैं आपके साथ बात करूंगा। विज्ञापन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं अपन डिस्कस करेंगे। अपन ऐसी उम्मीद करते हैं जो पीछे के पेपर हैं उसके अकॉर्डिंग की कम से कम एक डेफिनेशन अपन को एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड एग्जामिनर जरूर पेपर में पूछेगा। तो उसी संदर्भ में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। मुद्रित विक्रय कला ही क्या है, विज्ञापन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? मुद्रित विक्रय कला ही क्या है साथियों, विज्ञापन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई, प्रश्न अपन से यह पूछा गया है। ऑप्शन नंबर एक, लास्कर या लोस्कर, व्हीलर, सेल्डन, ड्रेने। ये चार व्यक्ति आपके सामने हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये डूने हैं, डूने। इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा यह परिभाषा दी गई कि मुद्रित विक्रय कला ही क्या है, विज्ञापन है? तो ध्यान दीजिएगा, यह परिभाषा दी गई है लास्कर के द्वारा। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है साथियों? लास्कर के द्वारा दी गई। व्हीलर ने क्या कहा है? व्हीलर ने यह क्या कहा है कि विज्ञापन लोगों को क्रय करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से, यानी व्हीलर ने यह कहा है कि विज्ञापन लोगों को क्रय के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से
वस्तु व सेवा। वस्तु व सेवा का क्या है? अवैयक्तिक। वस्तु व सेवा का क्या है? अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण है। पूरी परिभाषा हमें ध्यान में नहीं रखनी है, मूल शब्दों का आप चयन कर सकते हो। लोगों को क्रय करने के लिए प्रेरित करना है और इसमें अवैयक्तिक रूप से इसका प्रस्तुतिकरण करना है। यह परिभाषा दी गई है व्हीलर के द्वारा। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई साथियों? व्हीलर के द्वारा दी गई। सेल्डम की परिभाषा भी विस्तृत है। सेल्डम हमें यह कहते हैं कि विज्ञापन एक व्यवसायिक शक्ति है जिसमें लिखित या मौखिक शब्दों के द्वारा विक्रय वृद्धि के लिए हम प्रयास करते हैं। यानी यह एक व्यवसायिक शक्ति है सेल्डम के अनुसार, जिसमें हम लिखित या मौखिक शब्दों के द्वारा क्या करते हैं? विक्रय करने का, अपनी साख में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। ये परिभाषा सेल्डम ने दी। डूने ने क्या परिभाषा दी, इसकी चर्चा अपन आगे की परिभाषाओं के संदर्भ में करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट थी, इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। प्रत्येक प्रबंध शास्त्र की जो परिभाषाएं हैं उन्हें अपन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अगली परिभाषा की ओर मैं बढ़ रहा हूं। बिना विक्रेता के विक्रय करना ही विज्ञापन है। परिभाषा दी गई, किसके द्वारा दी गई बताइएगा? बिना विक्रेता के विक्रय करना ही क्या कहलाता है? बिना विक्रेता के विक्रय करना ही विज्ञापन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई साथियों? तो ध्यान रखिएगा, यह परिभाषा दी गई है मैनसन तथा रथ के द्वारा। मैनसन तथा रथ के द्वारा परिभाषा दी गई है कि बिना विक्रेता के विक्रय करना ही क्या कहलाता है? विज्ञापन कहलाता है। दूसरा ऑप्शन किसका है? बोर्डन। बोर्डन कहते हैं विज्ञापन अच्छे क्रय व आनंददायक जीवन के लिए आनंददायक सूचना का साधन है। विज्ञापन का संबंध बोर्डन ने किसके साथ लिया? अच्छे व आनंददायक जीवन के लिए, अच्छे व आनंददायक जीवन के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया किसे माना है? विज्ञापन को माना है। तो आप इसमें से याद रख सकते हो, अच्छे व आनंददायक जीवन की परिभाषा का संबंध किसके साथ है? बोर्डन के साथ है। सेल्डम की परिभाषा मैंने आपको पिछली बार में बता दी थी कि विज्ञापन एक व्यवसायिक शक्ति है जो किसके संदर्भ में? लिखित या मौखिक शब्दों के माध्यम से लोगों को विक्रय वृद्धि में सहायता इसके द्वारा मिलती है और साख का भी इससे क्या होता है? निर्माण होता है। सेल्डम ने परिभाषा दी। जो अपना नाइस्ट्रोम है, नाइस्ट्रोम ये कहते हैं कि विज्ञापन भारी उत्पादन का कारण व परिणाम है। यानी नाइस्ट्रोम की परिभाषा का संबंध है कि विज्ञापन भारी उत्पादन यानी बड़ी मात्रा में व विक्रय, यानी विज्ञापन का संबंध भारी उत्पादन व विक्रय के साथ जोड़ने वाला व्यक्ति कौन है? मुझे बताइएगा। सेल्डम है। क्लियर? तो ये परिभाषा का संदर्भ मैंने दे दिया आपको, किसके परिप्रेक्ष्य में? बिना विक्रेता के विक्रय करने के अलावा कुछ और परिभाषाएं भी अपने साथ साथ में डिस्कस कर लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पर है। इंपॉर्टेंट परिभाषा, अच्छी परिभाषा, शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा की अपन बात कर रहे हैं। जहां कहीं हम हैं विज्ञापन हमारे साथ है। जहां कहीं हम हैं विज्ञापन हमारे साथ हैं। बताइएगा साथियों, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? जहां कहीं हम हैं विज्ञापन हमारे साथ है। ये परिभाषा दी गई है वॉटसन डूने के बारे में। मैंने कहा था डूने की परिभाषा को हम आगे डिस्कस करेंगे। वॉटसन डूने के द्वारा परिभाषा दी गई है कि जहां कहीं हम हैं वहां क्या है? विज्ञापन हमारे साथ है। इसके अलावा चर्चिल का नाम दे रखा है। तो चर्चिल जो व्यक्ति है उसके संदर्भ की अगर अपन बात करें तो पर्टिकुलर इन्होंने परिभाषा दी है कि टकसाल के बिना केवल विज्ञापन ही मुद्रा उत्पन्न कर सकता है। चर्चिल ने क्या परिभाषा दी कि टकसाल के बिना, टकसाल का मतलब होता है जहां सिक्के मुद्रा बनाई जाती है, टकसाल के बिना केवल विज्ञापन ही मुद्रा उत्पन्न कर सकता है।
ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है साथियों? चर्चिल के द्वारा दी गई है। इन्होंने किसको जोड़ा है? चर्चा में क्या है? रुपया है, पैसा है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। किसके द्वारा दी गई है? चर्चिल के द्वारा दी गई है। टकसाल के बिना अगर मुद्रा कोई उत्पादित कर सकता है तो वो विज्ञापन है। नेक्स्ट जो बोलिंग है, बोलिंग के द्वारा परिभाषा दी गई है कि विज्ञापन को वस्तु और सेवा की मांग उत्पन्न करने की कला कहा जा सकता है। बोलिंग क्या कहते हैं कि बोलिंग करो किसके द्वारा? जिससे वस्तु और सेवा की मांग उत्पन्न की जाए। ऐसी गुगली करो, ऐसी बोलिंग करो जिससे वस्तु और सेवा की क्या उत्पन्न हो जाए? मांग उत्पन्न हो जाए। तो बोलिंग ने किसके साथ जोड़ा है कि विज्ञापन क्या है? कला है जिससे क्या उत्पन्न हो सकती है? वस्तु व सेवा की मांग। जिससे वस्तु व सेवा की क्या उत्पन्न हो सकती है? मांग उत्पन्न हो सकती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? बोलिंग के द्वारा दी गई। इसके अलावा एक परिभाषा बचती है अपनी किसकी? व्हीलर की। किसकी परिभाषा बचती है? व्हीलर। तो व्हीलर के बारे में साथियों मैंने आपको पहले ही बता दिया है, व्हीलर ने क्या परिभाषा दी थी, तो इसमें कोई समस्या आपके नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? एक परिभाषा इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको और बताना चाहूंगा। वो परिभाषा किस व्यक्ति के द्वारा दी गई है, ध्यान रखिएगा। हेपनर ने परिभाषा दी है कि विज्ञापन द्वारा सभ्यता का विकास होता है। हेपनर की परिभाषा मैं यहां लिख रहा हूं। हेपनर क्या कहते हैं कि विज्ञापन से सभ्यता का विकास होता है। ध्यान रखिएगा साथियों। हो सकता है प्रश्नों में आपको इस वीडियो में टाइम ज्यादा लग रहा हो, लेकिन जब अपना उद्देश्य पढ़ाई का होता है और हमें कंटेंट बढ़िया मिल रहा हो तो हमें वहां टाइम देना चाहिए, हमें वहां टाइम स्पेंड करना चाहिए। चीजें आपके लिए प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, आप इन चीजों को जरूर पढ़ें। आपके लिए सारी चीजें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली। क्लियर है? तो विज्ञापन का संबंध सभ्यता के साथ किसने जोड़ा है? हेपनर के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया साथियों? हेपनर के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये मूलभूत जो परिभाषाएं हैं, विशेषताएं हैं, वो अपनी लगभग क्या है? कंप्लीट हो गई हैं विज्ञापन से रिलेटेड। प्रश्न संख्या 8 महत्वपूर्ण है। बताइएगा, प्रचार की बात अपन कर रहे हैं, विज्ञापन से हटकर के ये चीज है। प्रचार और विज्ञापन दोनों अलग अलग चीजें होती है साथियों। कैसे? विज्ञापन होता है, उस विज्ञापन के लिए निश्चित भुगतान किया जाता है। विज्ञापन का संबंध होता है वो अव्यक्तिगत होता है। विज्ञापन के लिए एक निश्चित विज्ञापक होता है। ये जस्ट उल्टे किसमें होते हैं? प्रचार में होते हैं। प्रचार के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ता, प्रचार स्वयं हो जाता है। प्रचार के लिए कोई निश्चित व्यक्ति नहीं होता। प्रचार का संबंध अगला पॉइंट जो है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो प्रश्न में लिखा हुआ है। क्या प्रचार व्यक्तिगत हो सकता है? क्या प्रचार अव्यक्तिगत हो सकता है? या प्रचार किसी चीज को आप प्रचारित कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो एक तरीके से, क्या वो व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत दोनों हो सकती है? सोच के देखिएगा। कोई न्यूज है, कोई खबर है, कोई ऐसी चीज है अच्छी या बुरी, कुछ भी हो सकती है, जो लगातार प्रचारित हो रही है, आग की तरह फैल रही है, जंगल की आग की तरह। वो व्यक्तिगत या अव्यक्तिगत बताइएगा, दोनों हो सकती हैं, या सिर्फ व्यक्तिगत होंगी या सिर्फ अव्यक्तिगत होगी? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हां, प्रचार व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन साथियों विज्ञापन हमेशा और हमेशा क्या होगा? अव्यक्तिगत होगा। किसकी बात कर रहे हैं अपन? विज्ञापन सदैव क्या होगा? अव्यक्तिगत ही होगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा क्या दे रखा है। विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है? विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है? प्रश्न अपन से ये पूछा गया। सिंपल प्रश्न है, कहीं कोई समस्या में नहीं आनी चाहिए। विक्रय में वृद्धि करना बिल्कुल होता है। नई वस्तुओं को प्रस्तुत करना ये भी होता है। क्रय हेतु ग्राहकों को और छोटे विक्रेताओं को प्रेरित करना ये भी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
प्रश्न संख्या 10 देखिएगा क्या दे रखा है। थोक विक्रेता, महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर अपन बढ़ रहे हैं। अब प्रश्न ऐसे आ गए हैं जिन प्रश्नों का हमें पता होना बेहद ज्यादा जरूरी है। हम विज्ञापन के प्रकारों की ओर बढ़ रहे हैं। देखिएगा प्रश्न ये पूछा गया है, थोक विक्रेता द्वारा फुटकर विक्रेता के लिए किया गया जो विज्ञापन है वो कौन सा विज्ञापन। एक थोक विक्रेता ये चाहता है कि फुटकर विक्रेता उससे से ज्यादा माल क्रय करे, ज्यादा से ज्यादा माल उससे क्या करे, खरीदे। इसके लिए वो कौन से विज्ञापन का सहारा लेता है, प्रश्न आपसे ये पूछा गया। तो मुझे बताइएगा, यहां मैं कुछ शब्द आपके सामने लिख रहा हूं। पुल, पुल का मतलब क्या होता है, खींचना। खींच और पुल ये दोनों एक ही प्रकार के विज्ञापन, ये दोनों एक ही प्रकार के विज्ञापन। प्रत्यक्ष विज्ञापन वो होता है जिसका रिजल्ट हाथों हाथ दिखे, तुरंत हमें नजर आए। मैंने अभी किसी को मोटिवेट किया वस्तु खरीदने के लिए, उसने तुरंत वस्तु खरीद ली, वो प्रत्यक्ष विज्ञापन होता है। लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर अपन ऑप्शन में जाएं तो उस विज्ञापन का नाम हो जाएगा पुश विज्ञापन। साथियों, पुश विज्ञापन एक इंग्लिश शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रेरक या धक्का विज्ञापन। ध्यान दीजिएगा, प्रेरक या धक्का विज्ञापन, जिसमें थोक विक्रेता फुटकर विक्रेताओं को ज्यादा वस्तुएं क्रय करने के लिए, ज्यादा वस्तुएं परचेज करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी को अपन बोलते हैं पुश विज्ञापन, धकेलना यानी धक्का लगाना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। ग्राहक के लिए जो विज्ञापन होता है, ग्राहक को ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं क्रय करने के लिए आप प्रेरित करते हो, वो विज्ञापन अपना है पुल विज्ञापन। पुल या खींच दोनों का मतलब एक ही है। इसका संबंध किसके साथ होता है, ग्राहक के साथ होता है। और इसका संबंध किसके साथ होता है, इसका संबंध विक्रेता के साथ होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 11 ये रहा, जिसकी मैं बात कर रहा था उसी के संदर्भ में अपन ने सामने प्रश्न आ गया। आकर्षित करने वाला, खींच, अपनी ओर खींचने वाला, जिसको अपन पुल बोलते हैं, विज्ञापन किया जाता है ग्राहक के लिए, फुटकर विक्रेताओं के लिए, थोक विक्रेताओं के लिए, सभी के लिए। अभी मैंने बताया है किस संदर्भ में यह किया जाता है। तो इसका संबंध होता है ग्राहकों को आप आकर्षित कर रहे हो, खींच रहे हो, उसके प्रयास में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, नई वस्तु की मांग को उत्पन्न करने के लिए किया गया विज्ञापन क्या कहलाता है। एक बार फिर महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, नई वस्तु की मांग को उत्पन्न करने के लिए जो विज्ञापन का सहारा एक विक्रेता लेता है, उस विज्ञापन का क्या नाम है, प्रश्न अपन से यह पूछा गया। क्या वो संस्थागत विज्ञापन है। संस्थागत विज्ञापन का संबंध होता है एक संस्था का आप प्रचार कर रहे हो, न कि एक पर्टिकुलर वस्तु का प्रचार कर रहे हो। उत्पादक जो विज्ञापन है, ये वो विज्ञापन है जहां किसी वस्तु विशेष का प्रचार होता है, यहां किसी वस्तु या उत्पादन का प्रचार होता है, यहां पूरी की पूरी संस्था का प्रचार होता है। ये दोनों तो उस आधार पर आ गए। पोषक विज्ञापन वो विज्ञापन होता है जिस विज्ञापन का संबंध बाजार में पहले से मौजूद वस्तु के साथ हो। ऐसा कोई प्रोडक्ट जो बाजार में पहले से मौजूद है, उसको प्रचारित करने के लिए आप कोई विज्ञापन कर रहे हो, उसको लोगों को उसको खरीदने के लिए आकर्षित करने के लिए विज्ञापन कर रहे हो। तो ये तो हो गई पहले से मौजूद वस्तु के लिए। लेकिन प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, कोई नई वस्तु हम उतार रहे हैं, तो उसके लिए साथियों विज्ञापन हो जाएगा अन्वेषक विज्ञापन। ऐसा विज्ञापन जिसका संबंध एनालिसिस के साथ हो, बाजार विश्लेषण के साथ हो, वो अन्वेषक विज्ञापन है जिसका संबंध नई वस्तु के साथ है। तो एक प्रश्न के साथ साथ आपके कई सारे प्रश्न क्लियर हो जाए, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। प्रश्न संख्या 13, प्रतिबंधित वस्तु को किसी अन्य वस्तु के माध्यम से प्रचारित करने का विज्ञापन। साथियों, एक वस्तु वो है जिसे गवर्नमेंट ने इलीगल घोषित कर रखा है, जैसे शराब होगी।
शराब को आप प्रमोट नहीं कर सकते, शराब को आप नहीं बेच सकते। उसी शराब की कंपनी ने क्या कर दिया, सोडा निकाल दिया, सोडे का प्रचार कर रही है वो खुलेआम। पता है कि इस कंपनी का मूल काम शराब का है, लेकिन उसे प्रचारित नहीं कर सकते, इसलिए वो सोडे का प्रचार कर रहे हैं। अब उस सोडे की बोतल के माध्यम से बताओ किसका प्रचार हो रहा है, शराब का प्रचार हो रहा है। उसी चीज को यहां बताने का प्रयास किया गया है कि प्रतिबंधित वस्तु को किसी अन्य वस्तु के माध्यम से अगर अपन प्रचारित करने वाला विज्ञापन क्या कहलाता है। पोषक विज्ञापन तो नहीं हो सकता। पोषक विज्ञापन मैंने बता दिया आपको क्या होता है, जो पहले से वस्तु मौजूद होती है उसके संदर्भ में होता है। दूसरा, मैं तीसरे ऑप्शन पे पहले जाऊंगा। प्राथमिक विज्ञापन वो होता है जो किसी वस्तु के संदर्भ में सामान्य विज्ञापन होता है, उसे प्राथमिक विज्ञापन कहते हैं। सैरोगेट विज्ञापन कहते हैं, सैरोगेट विज्ञापन इसको कहेंगे जिसमें आप किसी अच्छी वस्तु के माध्यम से किसी बुरी वस्तु का, किसी प्रतिबंधित वस्तु का प्रचार कर रहे हो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाए। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 साथियों क्या दे रखा है, देखिएगा। प्रश्न संख्या 14 हमें इस कंडीशन के बारे में, इस संदर्भ में जो जानकारी दे रहा है वो क्या है, कौन सा विज्ञापन बाह्य विज्ञापन, कौन सा विज्ञापन बाह्य विज्ञापन है, ये पूछा गया है। बाह्य विज्ञापन का मतलब वो होता है जो विज्ञापन बाहर आम तरीकों से किया जाए, स्पष्ट तौर पर हमें नजर आ जाए, वो बाह्य विज्ञापन है। ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक हमें दिखाई दे रहा है वो है दीवार का लेखन। अगर हम दीवार पर कोई चीज लिख रहे हैं तो बताइएगा वो बाह्य विज्ञापन होगा कि नहीं होगा। हम अक्सर देखते हैं स्कूलों के, कॉलेजों के और बहुत सारी चीजों के प्रचार दीवार पर लिखे हुए आते हैं, बिल्कुल वो बाह्य विज्ञापन है। सैंडविच विज्ञापन, सैंडविच विज्ञापन का क्या कॉन्सेप्ट होता है साथियों, सैंडविच विज्ञापन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई व्यक्ति कोई विचित्र वेशभूषा पहन करके, कोई विचित्र वेशभूषा पहन करके किसी वस्तु का प्रचार करे। यानी कोई व्यक्ति कोई विचित्र वेशभूषा पहन करके आगे पीछे अपने होल्डिंग्स लगा करके किसी वस्तु के बारे में प्रचार करे, तो बताइएगा वो भी क्या है, बाह्य विज्ञापन का हिस्सा है या नहीं है, बिल्कुल होगा। यानी यहां व्यक्ति के द्वारा विचित्र वेशभूषा के माध्यम से प्रचार किया जाता है। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले माध्यम। आप देखते हो आजकल इलेक्ट्रॉनिक का, मीडिया का, मल्टीमीडिया का जमाना है। आप देखते हो कि स्क्रीन पर किसी संस्था का, फर्म का, प्रोडक्ट का नाम लिख करके बड़ी सारी स्क्रीन लगाई जाती है, जिसको देख करके ग्राहक आकर्षित होता है, कस्टमर आकर्षित होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले कहलाती है। और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये सभी के सभी जो विज्ञापन है वो बाह्य विज्ञापन का ही हिस्सा हो जाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कर लेना साथियों, सैंडविच विज्ञापन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 15 नंबर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। स्टैंडी विज्ञापन किस प्रकार का विज्ञापन है, स्टैंडी विज्ञापन किस प्रकार का विज्ञापन है, स्टैंडी किस प्रकार का विज्ञापन माना जाता है, बाह्य, आंतरिक, क्रय बिंदु विज्ञापन या सभी प्रकार का। स्टैंडी क्या होता है, हम किसी दुकान पर, किसी शोरूम में अपन जाते हैं तो वहां पर पुतले लगे रहते हैं, महिलाओं के, पुरुषों के, बच्चों के पुतले बनाए जाते हैं, जिन पुतलों पर ड्रेस वगैरह का जो कोड है, ड्रेसिंग कोड है, वो चीजें उनको पहनाकर खड़ा किया जाता है ताकि उन्हें देख करके कस्टमर आकर्षित हो। लेकिन मेरा पहला प्रश्न है, क्या ये पुतले हर कहीं लगाए जाते हैं क्या, शोरूम कहीं और है क्या, पुतला वो रोड पर कहीं खड़ा कर दिया जाता है क्या, बिल्कुल नहीं किया जाता। उसका संबंध वहीं से होगा जहां पर वो दुकान या वो शोरूम है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये जो स्टैंडी वगैरह के जो विज्ञापन हैं, इस प्रकार के जो पुतले खड़े किए जाते हैं, ये वहीं खड़े किए जाते हैं जहां उस वस्तु का विक्रय होना हो, और जहां उस वस्तु का विक्रय होना हो वहां पर जो विज्ञापन किए जाते हैं, इस प्रकार के विज्ञापनों को साथियों अपन किस नाम से जानते हैं, इस प्रकार के विज्ञापन कहलाते हैं क्रय बिंदु विज्ञापन। वो विज्ञापन जो विक्रय स्थल पर ही किए जाते हैं, उसी स्थल पर आप ग्राहक को आकर्षित करते हो, उसे क्रय के लिए प्रेरित करते हो,
इसके लिए जो विज्ञापन करते हो उसे क्रय बिंदु विज्ञापन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, स्टैंडी भी एक किस प्रकार का विज्ञापन है, क्रय बिंदु विज्ञापन है। तो आइंदा आप जब कभी भी शॉपिंग करने के लिए जाओ तो ये जरूर देखना कि वहां जो स्टैंडी लगे हुए हैं वो देखते ही आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि ये दुकानदार ने कौन सा विज्ञापन किया है, ये दुकानदार के द्वारा किया गया कौन सा विज्ञापन है, क्रय बिंदु विज्ञापन कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 16, डाक द्वारा विज्ञापन में कौन सा शामिल नहीं किया जाता है। कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं जो डाक द्वारा किए जाते हैं। साथियों, डाक द्वारा किए गए विज्ञापन की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह कुछ चुनिंदा लोगों तक ही पहुंच पाता है, प्रत्येक व्यक्ति तक इसकी पहुंच नहीं होती है। लेकिन इसमें जो चीजें शामिल की जाती है, जिस परिप्रेक्ष्य में इसको काम में लिया जाता है, वो भी चुनिंदा लोगों के लिए होती है। अतः ये इसकी खूबी भी अपन मान सकते हैं और इसकी कमी भी अपन मान सकते हैं। क्या क्या चीजें दे रखी है देखिएगा। क्या इसका संबंध गस्ती पत्र के साथ होता है? गस्ती पत्र का मतलब कोई स्पेशल नोट लिख करके आप भिजवा रहे हो उसके साथ होता है। क्या इसका संबंध कैटालॉग के साथ होता है? कैटालॉग का मतलब समझ गए, विशेष प्रकार के डिजाइन से संबंधित कोई पुस्तक होगी उसे अपन कैटालॉग बोलते हैं। पोस्टर से संबंधित क्या इसका संबंध होता है? पोस्टर साथियों बाह्य विज्ञापन का हिस्सा है, आउटसाइडर में लगते हैं पोस्टर, कभी भी डाक के द्वारा पोस्टर थोड़ी ना भेजे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर जो अपन मानेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पोस्टर किसका भाग है, किसका हिस्सा अपन मान सकते हैं? आउटसाइडर, बाह्य विज्ञापन का हिस्सा अपन पोस्टर को मान सकते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 आपके सामने है। क्या दे रखा है? निम्न में से विज्ञापन का कौन सा लाभ उपभोक्ता संबंधी नहीं? विज्ञापन का लाभ तो वो पॉइंट है, लेकिन उसका सीधा संबंध कस्टमर के साथ नहीं है। कस्टमर को विज्ञापन से क्या लाभ हो सकते हैं, अगर वो आप सोच सकते हो, उस वे में आप सोच सकते हो खुद को कस्टमर मानते हुए, तो ये प्रश्न आप बड़े इजी तरीके से कर दोगे। क्या चीजें दे रखी है देखिएगा। पहला ऑप्शन नंबर 1 आपको दे रखा है कि उत्तम किस्म वस्तु की प्राप्ति। अब कस्टमर को विज्ञापन के माध्यम से जानकारी होगी प्लस उसे अच्छी किस्म की वस्तु प्राप्त होगी, तो ये तो उसके संबंधित बात है। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत, अब इसका संबंध मुझे नहीं पता, समझ में आ रहा। उत्पादों में तुलना संभव, कस्टमर जब दो चीजों के विज्ञापन देखेगा तो वो दो चीजों में कंपैरिजन कर सकेगा कि हाँ उस वस्तु के ये गुण थे, इस वस्तु के ये गुण हैं, वो वस्तु इतने रुपए की थी, ये वस्तु इतने रुपए की है। कहने का मतलब कंपैरिजन वो कर पाएगा, नई वस्तु के संबंध में जानकारी भी कर पाएगा। तो बताइएगा इन चारों पॉइंट्स में से आपको कौन सा पॉइंट ऐसा लग रहा है जो डायरेक्ट तौर पर उपभोक्ता से संबंधित नहीं? साथियों ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का संबंध है वो यहां किसके साथ होगा? दो दुकानदारों के बीच में हो सकता है, दो फुटकर विक्रेताओं के बीच में हो सकता है, लेकिन ग्राहक को तो प्रतिस्पर्धा से फायदा ही होगा। यानी यहां जो पॉइंट आपको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का जो अंत है इसका संबंध लिया गया है फुटकर विक्रेता के साथ। अगर कोई विक्रेता अपनी वस्तु का अच्छा खासा प्रचार कर लेता है तो उसे प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं रहता है, कस्टमर खुद ब खुद उसके पास वो वस्तु क्रय करने के लिए आएगा। इसके लिए ये पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ है? जो अपने अपन बोल सकते हैं फुटकर विक्रेता है उसके संदर्भित बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न संख्या 18 हमें क्या दे रखा है देखिएगा। विज्ञापन से लाभ होते हैं, विज्ञापन से लाभ होते हैं व्यापारी को, उपभोक्ता को, समाज को, सभी को। बताइएगा। तो ऐसे प्रश्नों को तो आप बिल्कुल एक सेकंड भी नहीं लगाओगे करने में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सभी को विज्ञापन के लाभ है। प्रश्न संख्या 19 की तरफ देखिएगा। प्रश्न संख्या 19 हमें क्या दे रखा है? विज्ञापन में लाभ के साथ साथ, ध्यान रखिएगा, विज्ञापन में लाभ के साथ साथ साथियों दोष भी पाए जाते हैं।
क्योंकि जहां गुण मौजूद होंगे वहां अवगुण भी निश्चित तौर पर हमें दिखाई देंगे। कई सारे ऐसे अवगुण हैं, कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो विज्ञापन के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनका संबंध किसके साथ है, विज्ञापन के साथ है। तो प्रश्न हमसे ये पूछा गया है कि विज्ञापन के दोष क्या है, विज्ञापन से क्या मूल्य में वृद्धि होगी, क्या विज्ञापन से मूल्य में वृद्धि होगी, बताइएगा। इस पॉइंट के ऊपर आप अपने रिव्यू दीजिएगा, बताइएगा विज्ञापन से मूल्य में वृद्धि होगी कि नहीं होगी। विज्ञापक की अगर मैं बात करूं, विज्ञापक कौन होता है, विज्ञापक वो व्यक्ति होता है जो विज्ञापन करवाता है। उस व्यक्ति द्वारा विज्ञापन के लिए, उस व्यक्ति द्वारा विज्ञापन के लिए बताओ भुगतान किया गया कि नहीं किया गया है। अब अगर उसने विज्ञापन के लिए भुगतान किया गया है तो बताओ वो इस भुगतान को कहां से निकालेगा, वस्तु की लागत से निकालेगा। इसका मतलब बिना विज्ञापन के अगर कोई वस्तु 100 रुपए की थी तो विज्ञापन लगने के बाद वो 120 रुपए की होगी। इसका मतलब कस्टमर के उस चीज के कारण बताओ मूल्य में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। इसका मतलब मूल्य में वृद्धि तो है। मिथ्या वर्णन, सारे विज्ञापन सत्य नहीं होते। विज्ञापनों में ज्यादातर चीजें बढ़ा चढ़ा करके प्रदर्शित की जाती हैं, बढ़ा चढ़ा करके बातें बताई जाती है, अतः इसमें मिथ्या वर्णन पाया जाता है, इसमें झूठी बातें हैं वो पाई जाती हैं। तीसरी बात, नैतिक पतन। हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं विज्ञापन के माध्यम से। विज्ञापन जो है वो फूड संस्कृति की ओर हमें लेकर के चल रहे हैं, जिसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बच्चों की मानसिकता पर, या अपन बोल सकते हैं कि बड़ों की साइकोलॉजी है उसको भी वो क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। इसलिए ये सारी जो चीजें हैं वो नैतिक पतन के संदर्भित चीजें हो गई, ये भी हमें ध्यान में रखना है। क्लियर है। इसका मतलब सही उत्तर है वो अपना ऑप्शन नंबर डी है। सारे ही ऑप्शन विज्ञापन के नेगेटिव ही जा रहे हैं, तो ऑप्शन डी का चयन अपन करेंगे। क्लियर। और लास्ट प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूं। प्रोफेसर मार्शल ने आलोचना के आधार पर विज्ञापन को कितने भागों में बांटा है, यानी आलोचना के आधार पर इन्होंने विज्ञापन के कितने टाइप्स, कितने प्रकार बताए हैं, प्रश्न ये पूछा गया है। क्या इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं, 3, 4 या 6 प्रकार बताए हैं। तो ध्यान रखना, कुछ एक प्रबंधकों की अपन अभी बात करेंगे जिन्होंने विज्ञापनों के कुछ प्रकार बताए हैं। किसके आधार पर, आलोचना के आधार पर। तो मार्शल के द्वारा आलोचनात्मक आधार पर 2 प्रकार बताए गए। कितने प्रकार बताए गए हैं, 2 प्रकार बताए गए हैं। वो 2 प्रकार कौन से हैं, उस संदर्भ की बात मैं आपके साथ अभी कर रहा हूं। तो देखिएगा, ये देखिएगा, एक छोटा सा ब्यौरा मैं आपके सामने रख रहा हूं। आलोचनात्मक आधार पर कुछ प्रबंधकों, कुछ अर्थशास्त्रियों ने अपनी सोच दी है। मार्शल ने आलोचनात्मक आधार पर विज्ञापन के 2 प्रकार बताए। एक रचनात्मक विज्ञापन जो कि सकारात्मक है, और एक संघर्षात्मक विज्ञापन जो कि नकारात्मक है। ये इसका नेगेटिव पहलू बताता है, नेगेटिव सिम्टम्स बताता है, ये इसके पॉजिटिव सिम्टम्स बताता है, ध्यान रखिएगा। पिग्गू के द्वारा भी 2 ही प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार बताया गया है सूचनात्मक विज्ञापन, जो सूचनाएं हमें देता है। दूसरा प्रतिस्पर्धात्मक विज्ञापन, जो कंपटीशन से रिलेटेड है, डायरेक्टली कंपटीशन को बढ़ाने का काम करता है। वो ये नकारात्मक हो गया, ये सकारात्मक हो गया, यानी ये इसकी आलोचनात्मक व्याख्या हो गई और ये इसकी अपन बोल सकते हैं कि उपयोगी व्याख्या हो गई। नेक्स्ट अपन बात करें तो चैम्बरलिन के द्वारा भी 2 प्रकार बताए गए हैं। एक तो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड यानी सूचनात्मक विज्ञापन जो हमें क्या प्रदान करता है, सूचना, और एक चालाकीपन का विज्ञापन जो फूहड़ता से, चालाकीपन से क्या करता है, ग्राहक को ठगने का काम करता है। तो ये 3 प्रकार के विज्ञापनों को हमें ध्यान में रखना है आलोचनात्मक आधार पर। ये डिवाइडेशन जो किया गया है, ये संदर्भित जो चर्चा की गई है, इसका जो डिवाइडेशन है वो किस बेस पर किया गया है, वो किया गया है मूलतः आलोचना के आधार पर। तो आलोचनात्मक आधार की अगर मैं बात करूं तो आलोचनात्मक आधार पर विज्ञापन 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के बताए गए हैं, 3 प्रकार के अर्थशास्त्रियों ने बताए गए हैं, प्रत्येक ने 2-2 भाग बताए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में हमें ध्यान में रखना है। साथियों कुछ और प्रश्न अपने बनेंगे विज्ञापन से संबंध, जिनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में।
तो इन चीज़ों को आप जरूर, इससे जो कॉन्सेप्ट आपको, जो मैटर आपको बताया गया, इसको जरूर प्रिपेयर करें। बाकी का डिस्कशन करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।